आज का टॉपिक है आप लोग का जैव विकास। आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जैव विकास, और उसमें आप लोगों को 2 मत पढ़ना है और एक उत्परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है। यानी पहला है लयमार्कवाद। यानी जैव विकास में का अर्थ क्या है, पहले ये हम लोग समझते हैं। जैव विकास यानी जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। क्या एक सवाल पैदा होती है कि क्या हम लोग धरती पे जैसे जीव अभी आज दिख रहे हैं, क्या करोड़ों साल पहले जब धरती की ओरिजिन हुई थी, यानी धरती जब उस समय जीवों की रहने लायक बनी थी, उस समय भी क्या जीव ऐसे ही उत्पन्न हुए थे? क्या हम लोग, क्या मनुष्य, क्या जो जीव अभी जो बड़े बड़े जीव देखते हैं, छोटे छोटे जीव देखते हैं, क्या इसी रूप में पाए जाते थे? नहीं, क्योंकि बहुत सारे अवशेष मिले हुए हैं खनन से कि उसमें जैसे डायनासोर हुआ, कि पता चलता है कि समय के पहले बहुत सारे समय कुछ सालों के पहले अभी जो जीव है उससे काफ़ी भिन्नता पाई गई है ना। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपना विचार दिया। सबसे पहले लैमार्क ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग लैमार्कवाद बोलते हैं, और इसे उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत भी बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और ऑफ एक्वायर्ड, है ना। तो लैमार्क ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हुआ। ज़रूरत के अनुसार जीवों की बहुत सारे, जैसे कि हम लोग अपने खुद से तुलना करें कि दाहिना हाथ से हम लोग, राइट हैंड से हम लोग ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, तो क्या होता है, राइट हैंड का जो है लेफ्ट हैंड से मजबूत हो जाता है और कुछ इसकी मोटाई भी बढ़ जाती है ना। आप लोग अपने से तुलना करके देखिएगा, या जैसे कि सपोज दैट हम लोग कोई कंगन या चूड़ी जब पहनते हैं तो लेफ्ट हैंड में, बायां हाथ में तो आसानी से घुस जाता है, लेकिन दाहिना हाथ में जल्दी नहीं घुसता। क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई जो है थोड़ा सा बाएं हाथ से थोड़ी सी अधिक हो जाती है। क्यों अधिक हो जाती है? हम लोग तो बचपन में जन्म जब लेते हैं तो एक जैसे दोनों हाथ एक ही जैसे होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं दाहिना हाथ को, तो क्या होता है, इसकी मोटाई, इसकी मजबूती ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लैमार्क ने बोला कि पहले जो है मनुष्य हो या कोई जीव हो, जिस प्रकार था उस प्रकार से आज नहीं है। उसी आवश्यकता के अनुसार अंगों का लुप्त होते गया, जिसका उपयोग नहीं किया गया वो लुप्त होते गया, जिसका यूज किया गया वो जो है विकास हो गया। जैसे कि उसने जिराफ के बारे में बताया कि जिराफ क्या करता था, कि जिराफ पहले हिरण की तरह, जैसे गाय है, अन्य जानवर है, उस तरह चरता था अफ्रीका में। तो वहाँ पे अचानक से क्या हुआ, कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि वहाँ के घास जो है, नीचे का सारा घास गायब हो गया। जब नीचे का सारा घास गायब हो गया तो वो पेड़ों पर से, जैसे मान लो ये जिराफ है, सपोज यहाँ घास है, ठीक है, तो घास, ये जिराफ जो है यहाँ पे इस प्रकार है, और ये मैंने ऐसे ही आप लोगों को बताने के लिए बताया है कि इस तरह ये खा रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये घास गायब हो गया तो क्या खाएगा, यहाँ पर जो पेड़ थे उसके पत्तों को खाने के लिए वो क्या किया, जिराफ अपना गर्दन जो है उठा करके इसे भेटने का प्रयास करने लगा। जब पेटने का प्रयास करने लगा तो ये आगे वाले पैर को क्या करता था, उचका करके इसे भेटने का प्रयास कर रहा था। तो क्या हुआ, नीचे वाला पैर, पीछे का पैर जो है छोटा हो गया और आगे का पैर बड़ा हो गया, है ना। आगे का पैर बड़ा हो करके इस प्रकार इसकी गर्दन जो है ऊपर हो गई जिराफ की, है ना। उसने इस प्रकार बताया। ऐसे ही अजगर का था। अजगर का पूरा भारी शरीर होता है। सांपों का पहले पैर हुआ करता था, है ना, पैर हुआ करता था। उसे बिल में घुसने में परेशानी होती थी और उसका कम उपयोग करता था। वो सांप जो है अपने पैरों का प्रयोग कम करता था, तो धीरे धीरे सांपों के पैर जो है लुप्त हो गए, है ना।
तो उसने बताया कि किसी अंग को पहले जो है, अब क्या हुआ, अब ये परिवर्तन जब कर दिया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में परिवर्तन होगा, इसके जब बच्चे होंगे तो ये इसी परिवर्तन को लेते हुए पैदा होंगे। तो इस प्रकार जिराफ की एक नई प्रजाति जो है बन गई, जो लंबे गर्दन वाली है ना। लेकिन डार्विन क्या कहता है, चलिए ये आप लोगों ने इसके लैमार्क के बारे में जाना कि जिस अंग का उपयोग हम लोग करते हैं वो अंग जो है मजबूत होते हैं और वो रह जाते हैं हमारे शरीर में, लेकिन जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार अजगर यानी सांप और जिराफ के बारे में उन्होंने बताया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। उसमें इन्होंने जिराफ और सांपों वाली उदाहरण को दिया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार जैव विकास हुआ है ना। अब आगे हम लोग आते हैं डार्विनवाद पे। डार्विन ने बताया कि कैसे उन्होंने लैमार्कवाद को खारिज कर दिया, बताया कि नहीं मैं इस मत को नहीं मानता हूँ। और डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने बताया कि इनके सिद्धांत जो है प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर था। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पूछता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप लोग बताइएगा कि डार्विन ने लिखी थी। ये पूछ देगा कि फिलोसफिक जूलॉजी किसने लिखी थी, तो आप बताइएगा लैमार्क ने लिखी थी, है ना। लैमार्क का सिद्धांत किस प्रकार था कि वो उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत इसे बोलते हैं, यानी कि जो हम लक्षण अपने आप अपने में लाते हैं वो चीज वो क्या होता है वो हमारे वंश में भी चले जाते हैं, है ना। लेकिन डार्विन ने कहा कि नहीं, सभी जीव के पास लाखों संख्या में हजारों संख्या में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगर ऐसे ही सारे संतान उसके जीवित रहे तो धरती पर एक कदम भी रखने की जगह नहीं बच जाएगी और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आगे चल कर के वही सरवाइव करता है इस धरती पर जो अपने आप को समय दर समय अपने बदलते परिवेश में, बदलते वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, यानी अपने आप को सामंजस्य बना लेता है। अगर बदलते दौर में हम अपने आप को चेंज करते हैं, उसके अनुसार हम लोग नहीं जीना सीखते हैं, तो क्या करेगा प्रकृति आपको उसे बाहर कर देगा। जिस तरह समाज है, समाज का परिवेश भी बदलता है। आज पहले जो है घूंघट निकाल के लड़कियां चलती थी, कॉलेज में नहीं जाती थी, स्कूल में नहीं जाती थी, लेकिन उस परिवेश में अगर कोई लड़की स्कूल में चली गई तो उसके उपहास उड़ाई जाती थी। और आज के ज़माने में अगर आप घर पे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, तो आपकी शादी करने में भी परेशानी होती है। आप कहीं समाज में भी निकलने में आपको समाज अलग कर दे रहा है ना। लेकिन यही लड़कियां अगर आज से 50 साल पहले अगर वो स्कूल में चली जाती थी तो उसे समाज अपने दायरे से बाहर रखता था। लेकिन आज वही लड़की अगर स्कूल नहीं जाती है तो समाज उसे अपने दायरे से बाहर रखता है ना। तो बदलते समाज के अनुसार अगर अपने आप को हम लोग नहीं ढालते हैं तो क्या करता है समाज भी हमें बाहर का रास्ता दिखा देता है। उसी तरह प्रकृति भी चेंज होती है, वातावरण चेंज होता है, अपने बदलाव होता है। जैसे मकर संक्रांति हम लोग आज से 20 साल 30 साल पहले क्या होता था कि 14 को मनाया जाता था, लेकिन अब सूर्य जो है मकर रेखा में 15 को प्रवेश कर रहा है। तो आज भी हम अगर 14 को मनाते रहें तो क्या होगा, अगर तब हम लोग सूर्य का मकर संक्रांति मना करके हम लोग कुछ दूसरा ही चीज मनाएंगे, है ना। तो हम बदलते परिवेश में, बदलते वातावरण में अपने आप को अगर न ढाले तो क्या करता है प्रकृति उसे अपने से बाहर कर देता है। जैसे कि देखिए होड़ मची रहती है इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग धान का बीज बोते हैं, ठीक है, धान का बहुत सारे खेत में बीज लगा देते हैं, तो बीज जब लगा देते हैं तो देखिएगा कि कुछ बीज जो है छोटे छोटे वहीं पे दब के रह जाते हैं और कुछ बीज जो है बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उसी में। तो
वो बीज क्या हुआ, अब उसी वातावरण में, उसी मिट्टी में अपने आप को सरवाइव कर लिया और अपने आप को क्या उसी में जीना सीख लिया और आगे बढ़ा। तो प्रकृति उसे रखती है, और जो नहीं अडेप्ट कर पाता है, जो नहीं उस चीज़ों को के अनुसार अपने आप को बदलता है, तो प्रकृति उसे हटा देती है। यही डार्विन ने कहा कि नहीं, इसमें किसी की नहीं। जैसे डायनासोर हुआ, तो डायनासोर का बहुत भारी भरकम शरीर था, तो वो जो है उस वातावरण में अपने आप को बहुत दिनों तक नहीं ढाल पाया। अब वहाँ गर्मी पड़ने लगी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे डायनासोर लुप्त होने लगे, है ना। तो अगर हम प्रकृति के अनुसार रहना नहीं सीखेंगे तो क्या करेगा, प्रकृति छाट देगा, प्रकृति उसे खुद खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। क्या होता है, जनसंख्या, खूब जनसंख्या बढ़ाओ ना, प्रकृति अपने आप संतुलन कर लेगी। कहीं भूकंप आ जाएगा, करोड़ों के लाखों की संख्या में वहाँ मर जाएगा आदमी, तो संतुलन प्रकृति खुद करती है। ये सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया। उत्परिवर्तनवाद एक सिद्धांत है, यानी ये सिद्धांत किसने दिया, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रिमरोज नामक एक पौधा, ये वनस्पति शास्त्री थे, मतलब पौधों के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे, और उन्होंने प्रिमरोज नामक पौधों पर ये प्रयोग किया और बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रमिक होता है या प्रकृतिवाद होता है, अचानक उसके जीन में परिवर्तन हो जाता है। जीन आप लोग जानते हैं, क्रोमोजोम जानते हैं, गुणसूत्र जानते हैं, गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसमें बदलाव हो जाता है अचानक, तो उसके वंशागति में, यानी उसके वंशज में भी चेंजिंग आ जाती है, और उसे बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, तो आज हम लोग जैव विकासवाद के बारे में जाने, हम लोग ने जाना। जैव विकासवाद में आप लोग को यही पढ़ना है, एक लैमार्कवाद, एक डार्विनवाद और एक उत्परिवर्तनवाद। तो लैमार्कवाद में आप लोग देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैव विकासवाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो आप लोग लिखेंगे लैमार्क, है ना। और लैमार्क का ये पुस्तक का भी नाम हो सकता है, पूछ दे कि फिलोसफी ऑफ जूलॉजी किसने लिखी थी, लैमार्क ने लिखी थी। लैमार्क ने क्या बताया था कि उसने उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत बताया था, यानी कि जो हम लोग अपने आप में, जो अपने व्यवहार में चेंजिंग, अपने अगर हम लोग अपने रहन सहन हर चीज़ के जो चेंजिंग ला देते हैं अपने आप में, तो वो चेंजिंग जो है हमारे वंशानुगत हो जाती है और हमारे नेक्स्ट संतान में आ जाती है। लेकिन डार्विनवाद ने बोला कि नहीं, प्रकृति इसकी संतुलन करती है, और अगर हम इस बदलते वातावरण, बदलते माहौल में हर चीज़ों के अनुसार अपने आप को नहीं ढालते हैं, तो प्रकृति जो है, जिस तरह समाज हमें अलग कर देता है, समाज के अनुसार अगर हम नहीं रहते हैं, तो उसी तरह प्रकृति के अनुसार अगर हम लोग नहीं रहते हैं, तो क्या करता है, प्रकृति अपने आप से उसे बाहर कर देता है, ख़त्म कर देता है ना। और उत्परिवर्तनवाद में क्या होता है कि जेनेटिक चेंज हो जाता है अचानक, म्यूटेशन उसको बोलते हैं, म्यूटेशन थ्योरी से बोलते हैं। अचानक उसके जीन में परिवर्तन आता है, तो उसे उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जैव विकास में आप लोग के ये 3 थ्योरी है। अगर जैव विकासवाद लिखने के लिए आएगा तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें से आप लोग को सब पकड़ा जाएगा। अगर इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट में नहीं भेज रहे हैं कि क्या आप लोगों को कहाँ पे परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या सारे टॉपिक समझ में आती है, कौन सा टॉपिक रह गया है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो इसको आप लोग कमेंट में भेजिए। मैं बार बार कहती हूँ, ताकि आप लोगों की परेशानियों का मैं समाधान कर सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं।